बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे लेसन 15 हेलन केलर। तो चलिए, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा हेलन केलर का, उसके ऊपर ही बेस्ड एक क्वेश्चन आंसर्स है। तो आइए चलते हैं, हम इनको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, व्हाट हैपेंड टू द बेबी हेलन वन डे। बेबी जो हेलन थी उसको क्या हुआ था एक दिन। वन डे बेबी हेलन फेल इल। एक दिन जो बेबी हेलन थी वो बीमार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन्ग विद हर। उसके साथ क्या गलत हुआ था। बेबी हेलन वाज अनेबल टू सी एंड हियर। जो बेबी हेलन थी वो जब उसको बुखार हुआ, वो बीमार हुई तो क्या हुआ, उसका जो फीवर था इतना हाई था कि कितनी डॉक्टर्स के पास उसके पेरेंट्स गए, कितनी मेडिसिन्स उसके लिए की गई, लेकिन उसका जो बुखार था वो नीचे नहीं आया। जिस कारण उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ, उसके ये साइड इफ़ेक्ट हुए कि उसके आँखों और जो उसके सुनने की जो शक्ति थी, देखने और सुनने की जो शक्ति थी, वो उसकी चली गई। तो बेबी हेलन वॉज अनेबल टू सी एंड हियर। नेक्स्ट है सी, हाउ डिड हेलन बिहेव ऑफन। हेलन कैसे बिहेव करती थी अक्सर। हेलन बिहेव्ड ऑफन एंग्री एंड लेड ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। जो हेलन थी वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती थी, क्योंकि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था, तो कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से में हो जाती थी और ज़मीन पर लेटकर अपने जो पैर थे वो किक करती थी, अपनी फीट। डी, हु वॉज हेलेन्स टीचर। अब हेलन के टीचर का नाम पूछा गया है इसमें। ये जो टीचर होती हैं, ये जैसे कोई स्पेशल चाइल्ड होता है, उसको पढ़ाने के लिए ये टीचर रखे जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने हेलन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि शी वॉज अनेबल टू हेयर एंड सी, तो उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया। वो जो टीचर थी वो घर पर ही आती थी, उनका नाम पूछा गया है। वो टीचर थी मिस सुलिवन, वॉज हेलेन्स टीचर। ई पार्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू हेलन। हेलन के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। तो वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हेलन। तो हेलन के अकॉर्डिंग जो शब्द होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि शब्दों के बिना हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते। तो वर्ड्स जो होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हेलन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट हु सेड दीज वर्ड्स, दीज स्टेटमेंट्स एंड टू हुम। तो ये पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है नीचे, वो किसने किसको कही है। ए पार्ट पर चलते हैं। देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू का मतलब ये है कि हम और कुछ नहीं कर सकते। ये किसने कही है, बेबी हेलेन्स पेरेंट्स सेड टू देमसेल्व्स। जो हेलन के जो पेरेंट्स थे, जो मम्मी पापा थे, उन्होंने ये बात अपने आप को ये बोली। क्यों बोली, क्योंकि जब हेलन को फीवर हो गया था, फीवर उसका नीचे नहीं आ रहा था, उसका टेम्परेचर, उसका बुखार नीचे नहीं आया, तो उन्होंने बहुत सारी जब मेडिसिन्स भी की, डॉक्टर्स को भी दिखाया, वो थक गए और थक कर जब वो निराश हो गए, तब उन्होंने ये बात बोली कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बी पार्ट है, द बेबी मे नॉट लिव। फिर उन्होंने कहा शायद बेबी अब जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये भी किसने कही, बेबी हेलेन्स पेरेंट्स सेड टू देमसेल्व्स, उन्होंने ये बात अपने आप से बोली। सी है, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। ये बात किसने बोली, हेलेन्स मदर सेड टू हेलेन्स फादर। जो हेलन की मदर थी, मम्मी थी, उन्होंने हेलन के पापा को ये बात बोली। क्यों बोली, कि जब बेबी कुछ रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, कुछ बेबी शो नहीं कर रहा था रिएक्शन, जैसे हम बच्चे को कुछ आवाज़ सुनाते हैं तो बच्चे उसके को रिएक्ट करते हैं, या हंस के करते हैं, या क्लैपिंग करते हैं, इस तरीके से बच्चे का एक रिस्पॉन्स आता है। तो जो बेबी हेलन थी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी इस तरीके से। तब उनके माँ बाप ने सोचा, कहा कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। तो उसकी मदर ने उसके पापा को ये बात बोली। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हेलेन्स एस लगाएंगे, पोस्ट ऑफ एस लगेगा, तो यहाँ पे हेलेन्स मदर कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स विद रेफरेंस टू द स्टोरी हेलन केलर। अभी इस स्टोरी के रेफरेंस में हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड भरना है। इट वॉज द समर ऑफ 1880। वन डे द बेबी फेल इल। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर।
The child was unable to see and hear. Helen began to grow wild. Her parents soon found a teacher for her. She made the letter with special hand sign. यहाँ पे जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिख रहे हैं उनमें से हमें एक चूज़ करके यहाँ पे लिखना है. She became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, रीड अलाउड द पैराग्राफ गिवन बिलो. ये पैराग्राफ को ज़ोर से पढ़िए. Nowadays people are aware of the treatment of a person with disability. इसमें ये लिखा गया है कि आजकल सभी जो है ट्रीटमेंट जानते हैं. मान लो किसी पर्सन के साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई इसके शरीर में कोई अपंगता आ जाती है तो या अक्षमता आ जाती है, तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं. लेकिन पहले क्या होता था, प्रीवियसली अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी वाज कॉल्ड विकलांग. जो पहले था, किसी में अगर अक्षमता है, शारीरिक अक्षमता है, मानसिक है, तो उसको हम क्या बोला करते थे, उसको विकलांग शब्द से संबोधित किया जाता था. लेकिन आजकल क्या है, हम विकलांग शब्द का यूज़ नहीं करते हैं. उसकी जगह पर जो शब्द आया है उसको कहते हैं दिव्यांग. अब हम विकलांग नहीं बोल सकते, अब उसके एक रिप्लेसमेंट में शब्द है दिव्यांग. Previously, a person with a disability was called Viklang, but nowadays persons with disability are called Divyangs. Here are some more words which has been used for Divyang person. अब नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं इंग्लिश में, जो हम दिव्यांग लोगों के लिए हम बोलते हैं. वो दिव्यांगता कैसे भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, दृष्टिबाधित, इस तरीके से लोकोमोटर, अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता होती है. तो पहले पर चलते हैं. डेफ, अ पर्सन विद हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो उसको डेफ कहा जाता है. डम, अ पर्सन अनेबल टू स्पीक, जिसकी बोलने में अक्षमता हो, जो बोल नहीं सकता, उसको डम बोला जाता है. ब्लाइंड, अ पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड, जिसको देखने में अक्षमता है या दृष्टि बाधित है, उसको ब्लाइंड बोलते हैं. लेम, अ पर्सन विद द डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और ट्रबल इन वॉकिंग, जिसको चलने में दिक्कत है, जिसे लोकोमोटर भी कहते हैं, चलने में दिक्कत है, उसको हम लेम बोलते हैं इंग्लिश में. तो इस तरीके से वर्ड्स यहाँ पे बताए गए हैं. नेक्स्ट पर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में. चेंज द एनसर्कल्ड वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट एंड रीराइट द सेंटेंस इन द गिवन स्पेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब हमें क्या करना है, इस शब्द के अपोजिट वर्ड हमें लिखना है और वही सेंटेंस फिर से वही रिपीट कर देना. जैसे फर्स्ट में देखिए, टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट. देखिए, टॉल का अपोजिट है शॉर्ट, और सेम सेंटेंस हमें शॉर्ट से वही बनाना है, सेम सेंटेंस बन जाएगा. फुल का अपोजिट है एम्प्टी, हैप्पी का सैड, और फिर वही हमें सेम लाइन हमें यहाँ पे लिखनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट से पढ़ते हैं. गौरव इज़ अ टॉल बॉय, गौरव इज़ अ शॉर्ट बॉय. The box is almost full, the box was almost empty. The box was almost full, full का अपोजिट होता है empty. तो हमें जो सेंटेंस बनाया, the box was almost empty. थर्ड है, the Priya was very happy, Priya was very sad. फोर्थ है, this question is very difficult, this question is very easy. फिफ्थ, जितेंद्र is a rich man, जितेंद्र is a poor man. इस तरीके से हमें इसको करना था. सिक्स पर आते हैं. रीड अलाउड द सेंटेंसेज गिवन बिलो एंड एड यू एंड अन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये वाला. इसमें पढ़ के देखते हैं. अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, इट इज़ कॉल्ड अ प्रीफिक्स. एडिंग अ प्रीफिक्स कैन चेंज द वर्ड इनटू अनदर वर्ड और मीनिंग. तो इसमें ये बोला गया है कि अगर हम कोई भी लेटर किसी शब्द से पहले लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एबल, एबल से पहले हमने क्या लगा दिया, यू एन लगा दिया, अन. तो जो यू एन है जो हमने यहाँ पे लगाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रीफिक्स बोलते हैं. जैसे मैच, यहाँ पे मैच है, मैच से पहले क्या लगा दिया, मिस. तो मिस क्या है, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है. अन भी क्या है, प्रीफिक्स है. यहाँ पे आई एम है, इम भी क्या है, ये भी प्रीफिक्स है.
तो ये प्रीफिक्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये किसी शब्द से अगर पहले लगा दिए जाते हैं तो ये शब्द का जो मतलब होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो वही काम हमें इधर करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है एबल, अनेबल, मैच, मिसमैच। इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। टेक, मिसटेक, गाइड, मिसगाइड, प्योर, इम्प्योर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखिए एबल के आगे हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रीफिक्स यूज़ करना है, UN। सब में हमें UN ही लगाना है। तो एबल के आगे में UN लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, अनेबल। सीन के आगे UN लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, अनसीन। और मीनिंग भी अगर चेक करते हैं तो एबल का मतलब क्या है, कर पाना, अनेबल मतलब नहीं कर पाना, सीन मतलब देखा हुआ, अनसीन मतलब बिना देखा हुआ, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब सैड। तो इस तरीके से ये जो मीनिंग जो है उसका वो भी चेंज हो जाता है बाय एडिंग दिस प्रीफिक्सेस। फोर्थ है लेस, अनलेस, फिट, अनफिट। सेवंथ, मेक 2 न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द गिवन प्रीफिक्सेस। अब हमें प्रीफिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए हमें प्रीफिक्स दिया डिस, मिस, री और प्री। इनको हमें इनके आगे लगा करके यहाँ पे हमें नए वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें पूरे में डिस यूज़ करना है। एबल के आगे हम क्या लगाएंगे, डिस, डिसेबल बन गया। लाइक के आगे हमने DIS, डिस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा शब्द, डिसलाइक। इस तरीके से मिस तो मिस्टेक, मिसयूज़, री लगाएंगे तो रिटर्न, रिमिक्स, प्री लगाएंगे तो प्रीपेड और प्रीव्यू। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये प्रीफिक्स लगाने के बाद नए शब्द हमारे बन गए हैं। और ये तो पहले से ही है, यहाँ पे इनको भी पढ़ लेते हैं। डिस्क्लोज, मिसबिहेव, रिकॉल एंड प्रीटेस्ट। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ यू गेट अ चांस टू हेल्प ए ब्लाइंड पर्सन, हाउ वुड यू हेल्प हिम और हर। इसमें यह है कि अगर आपको कभी चांस मिलता है किसी ब्लाइंड पर्सन की मदद करने का, तब आप क्या करेंगे, कैसे उसकी मदद करेंगे, सोचिए और अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर लिखिए। इफ़ वी हैव एनफ मनी वी कैन गिव फॉर ऑपरेशन। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं, उनकी दवाइयाँ कर सकते हैं, तो डॉक्टर से उनका चेकअप करवा सकते हैं। और हैं अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा हैं तो आप उसका ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, वी विल हेल्प देम बाय गिविंग हेल्दी फूड। हम उनकी एक अच्छा हेल्दी फूड देकर भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देम टू ओवरकम देयर लोनलीनेस। हम उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें जिससे जो उनकी लोनलीनेस है, जो उनका अकेलापन है वो दूर किया जा सके। हम उसके अकेलेपन को दूर तो नहीं कर सकते पर थोड़ा सा उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देम टू ओवरकम देयर लोनलीनेस। ठीक है, तो हम ये सब पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो आप और भी लिख सकते हैं। जैसे हम उनको नई पॉलिसीज़ भी बता सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से नई पॉलिसीज़ हैं, न्यू पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स की उनको कैसे उनकी मदद की जा सकती है पढ़ाई में, उनके रोज़गार में, उनकी कैसे आगे उनके फ्यूचर को उनको इम्प्रूव करने के लिए हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये जो नई नई पॉलिसीज़ आजकल जो गवर्नमेंट चलाती हैं, आप तो अवेयर होंगे उनके बारे में, और अगर आप हैं अवेयर उनके बारे में तो आप उनको भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लेट्स नो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें बताना है। व्हाट इज़ अ बायोग्राफी और व्हाट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। अ बायोग्राफी इज़ अ बुक अबाउट समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी क्या होती है, हम किसी के जीवन के ऊपर कोई बुक लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। मान लो हमने भी कोई किताब लिखी पर हम उसे अपने जीवन के ऊपर ना लिख करके, अपने जीवन पर आधारित ना लिखते हुए किसी और के जीवन के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। वो किताब हम भी लिख सकते हैं या कोई और भी लिख सकता है, लेकिन वो अपने जीवन के ऊपर नहीं लिखेगा।
वो जो लिखेगा सेकंड पर्सन वो थर्ड पर्सन के ऊपर लिखेगा, और अगर हम लिखते हैं तो हम अपने बारे में ना लिख करके किसी और पर्सन के बारे में जब हम लिखते हैं कि उसकी जीवनी लिखते हैं तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ बुक ऑफ अ पर्सन's ओन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अगर मैं कोई किताब लिख रही हूँ या हम कोई किताब लिख रहे हैं तो वो हम अपनी ही ज़िंदगी के ऊपर, अपनी ही लाइफ के ऊपर लिखेंगे, किसी और के ऊपर नहीं। जब हम अपनी किताब अपने ऊपर ही लिखेंगे तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। रीड केयरफुली द लेट्स नो मोर सेक्शन ऑफ द लेसन हेलन केलर एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। ए है, हेलन केलर वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। B. She published her famous autobiography The Story of My Life in 1903। उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और वो कब लिखी? 1903 में। नेक्स्ट है हेलन केलर। सी है, हेलन केलर वॉज अ वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर। डी. शी को फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन HKI in 1915। The full name of HKI is Helen Keller International। 11th क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेसन हेलन केलर। ए. व्हेन एंड वेयर वाज हेलन केलर बॉर्न? कब वो उनका जन्म हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? हेलन केलर वाज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलाबामा इन 1880। बी. वाई वर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड? उनके जो पेरेंट्स थे वो डिसअपॉइंट क्यों हो गए थे, निराश क्यों हो गए थे? हर पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज हेलन फीवर वॉज नॉट गोइंग डाउन, क्योंकि जो हेलन का जो फीवर था, बुखार था, वो नीचे नहीं आ रहा था। 12th है, राइट एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो, टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशंस बताए गए हैं। ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये इमोजीज़ हैं। आजकल जब हम मैसेज भेजते हैं तो रिप्लाई में लिख कर ना बताते हुए हम एक इमोजी सेंड कर देते हैं। वो इमोजी है, वो उस एक एक्सप्रेशन है होता है, वो अपने आप ही उसको वो बयां कर देता है। डिफरेंट एक्सप्रेशंस को ये बयां कर देता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला है, देखिए ये हमें क्या दिखा रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इमोजी ये वाला, हैप्पी। सेकंड वाला बता रहा है क्राइंग। थर्ड है सरप्राइज्ड। फोर्थ है, यहाँ पे देखिए हम चलते हैं नीचे, आपको स्पेलिंग भी पता चल जाएंगे। फोर्थ है देखिए अफ्रेड मतलब डर जाना, वरिड मतलब परेशान होना, स्लीपी सोना। फिर एंग्री, एंग्री होता है गुस्से में होना, देखिए एंग्री है। फिर थिंकिंग मतलब सोचना, सैड मतलब उदास। तो ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पे हमें इनका नाम लिखना था। एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशंस बताए गए हैं, हमें उस एक्सप्रेशन का नाम बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन ये शो कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नई लेसन के साथ। थैंक यू। देखिए यहाँ पे इस तरीके से था। थैंक यू।